हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, से आप सभी लोग उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। शकुंतला नींद से ऐसी जागी जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। उसने घड़ी देखी, 4 बजने वाले थे। चादर समेटते हुए उसने पास में सोई हुई राधिका को देखा। वह गहरी नींद में थी। थके और चादर उठाते हुए वो बोली, राधिका चल उठ जल्दी से, तेरे जीजा जी के आने का समय हो गया है। अंगड़ाई लेते हुए राधिका धीमे धीमे अपने बिस्तर से उठी और चादर हाथ में उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अरे फटाफट हाथ पैर चला जरा, यूं कछुए की चाल से कुछ नहीं होने वाला। दीदी का यूं फटकारना शायद राधिका को अच्छा नहीं लगा था। वह झट से हाथ मुंह धोकर दीदी के पास आ गई। आ बैठ, चपाती बनाते हैं राधिका। दीदी के पास बैठकर चपाती सेकने लगी। दरअसल शकुंतला का पति रमेश का फैक्ट्री से 5 बजे तक रमेश घर पहुंच जाता था। सुबह 7:30 बजे घर से नाश्ता करके निकलता था। कभी कभी उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता था। फैक्ट्री के कैंटीन का खाना उसे पसंद नहीं था, अतः वह जब घर लौटता तो उसे बहुत तेज भूख लगती थी। शकुंतला उसके लिए कुछ न कुछ बना कर रखती थी। शकुंतला का विवाह 3 साल पहले रमेश के साथ हुआ था। उसके माता पिता देहात में रहते थे, जहाँ घर में उनके साथ बेटा राजन और सबसे छोटी राधिका थी। राजन देहात के पास वाले एक दफ्तर में लिपिक था। उसकी ही कमाई से पूरा घर का खर्च चलता था। इसीलिए जब बिटिया का जन्म हुआ तो शकुंतला ने अपनी बहन राधिका को अपने पास बुला लिया था। मकसद यही था कि राधिका 18 साल की हो चुकी थी तो उसके योग्य लड़का ढूंढना आसान हो जाता, और वैसे भी रमेश की आमदनी भी अच्छी खासी थी। चपाती बनाकर शकुंतला ने चाय बनाकर रख दी और वह रमेश की प्रतीक्षा करने लगी। बेबे की रोने की आवाज़ सुनकर राधिका उसके पास चली गई। कुछ देर में रमेश घर पहुंचा। शकुंतला बोली, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। ठीक है। रमेश वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला। राधिका नहीं दिखाई रही है, कहीं गई है क्या? वह चारों तरफ देखते हुए बोला, नहीं, अंदर है, बेबी के पास, बेडरूम में। वह मेज के समीप पहुंचा और हाथ पोंछते हुए कुर्सी पर बैठा। उसकी नजरें अभी भी राधिका को ढूंढ रही थी। आजकल यही चल रहा था। 20 साल की राधिका शहर में आने के बाद और आकर्षक लगने लगी थी, अतः रमेश का उसकी तरफ खिंचाव बढ़ रहा था। ये सब शकुंतला के परोक्ष था, पर राधिका रमेश की नज़रों में आए बदलाव को भाप गई थी। इस वजह से वह रमेश के होते हुए उसके सामने आने से बचती थी। एक तरफ शकुंतला एक प्रतिवर्ता की तरह रमेश को दिल जान से प्यार करती थी। उसे समय पर खाना और घर पर आराम मिले, इसीलिए वह दिन भर व्यस्त रहती थी। राधिका को लाने की वजह से यह भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वह रमेश के लिए दे पाए। राधिका सब जानती थी, केवल दीदी के लिए वह चुप थी। इन्हीं बातों की दीदी को भनक भी लगेगी तो दीदी पूरी तरह टूट जाएगी और उसका बसा बसाया परिवार बिखर जाएगा। ये राधिका को पता था, इसीलिए वह ये सब चुपचाप सहन कर रही थी। उसने यह बात मन में गांठ बांध कर रखी थी कि अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो अपना बचाव वो पूरी ताकत लगाकर करेगी। खाना खत्म करके रमेश बेडरूम की तरफ बढ़ गया। तब तक राधिका किचन की तरफ चली गई थी। वहां उसे न पाकर रमेश अपने दिल पर पत्थर रखकर सोने चला गया। एक और दिन बिना किसी अनहोनी के बीत गया। यह सोचकर राधिका को तसल्ली हुई। रमेश सपनों में भी राधिका को किस तरह पाया जाए,
इस बारे में ही सोच रहा था। उसके किसी भी मंसूबे से निपटने के लिए राधिका खुद को तैयार कर रही थी। जिस दिन की रमेश राह देख रहा था, आखिरकार वो आ ही गया। गुरुवार को उसका साप्ताहिक अवकाश रहता था, अतः वह चुप रहकर किसी मुनासिब अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। खाना खाने के बाद राधिका बिटिया के पास बिस्तर पर सो गई। रमेश हॉल में टीवी देख रहा था। आधे घंटे बाद शकुंतला उसके पास आकर बोली, सुनिए जी, मैं आधे पौने घंटे के लिए नीचे शीला के पास जा रही हूँ। अगर देर हो गई तो चाय के लिए राधिका से कह दीजिएगा, वह बना देगी। रमेश ने मुंडी हिलाई। दरअसल वह इसी मौके की तलाश में था। शकुंतला के जाते ही वह कुर्सी से उठा और दबे पाँव से बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेड पर राधिका गहरी नींद में सो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह उसको निहारने लगा। उसका वहशीपन बेकाबू हो रहा था। एक भेड़िया जिस तरह अपने शिकार पर टूट पड़ता है, उसी बेहोशी में वह राधिका पर झपट पड़ा और उसे दोनों हाथों से अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। इससे राधिका की नींद खुल गई। वह रमेश के हाथों को पूरी ताकत लगाकर ढकेलते हुए अपना बचाव करने लगी। किसी तरह से उसने रमेश को दूर ढकेल दिया। राधिका का तन डर के मारे काँप रहा था। अचानक बदले इस रुख से रमेश जान गया था कि राधिका आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, पर उसे अब ये चिंता हो रही थी कि कहीं वह शकुंतला को ये सारी घटना न बता दे। उसे उसकी बनती हुई बात बिगड़ जाती। उसने उसके पास जाकर कहा, देखो, इन सब बातों का जिक्र अगर तुमने दीदी से किया तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। तुम तीनों को गांव छोड़ आऊँगा, समझ गई ना। फिर रमेश अपने बेडरूम में सोने चला गया। उसे विश्वास था कि दी हुई धमकी से राधिका अपनी दीदी को कुछ नहीं बताएगी। वहाँ राधिका अब भी रोए जा रही थी। वह पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। रमेश इस तरह का कदम उठाएगा, उसने यह सोचा भी नहीं था, पर अब वह रमेश की धमकी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि रमेश ने अगर सच में ऐसा कदम उठाया तो उसके माता पिता को बड़ा सदमा पहुंचेगा तथा परिवार का जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखने का इरादा बना लिया। उसे तसल्ली थी कि उसने जिस तरह से रमेश का मुकाबला किया था, उसे वह अब ऐसा कदम दोबारा उठाने का सोचेगा भी नहीं। उसने अपने आप को संभाला और आंसू पोंछ लिए। फिर बेसिन में उसने अपना मुंह धो लिया और बेडरूम में आकर बिटिया के पास लेट गई। पूरी घटना से उसका मन व्याकुल हो गया था। कुछ देर बाद शकुंतला लौटी तो रमेश सो रहा था। वह फिर बिटिया के पास गई। उसकी आहट पाकर राधिका उठ गई। वह शकुंतला के सीने से लगकर बोली, दीदी, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे माँ के पास जाना है। क्या हुआ रे अचानक? हाँ, वैसे मैं भी सोच रही थी कि इतने दिन तू गांव से दूर है, पर अब तक घर जाने की जिद कैसे नहीं की। अच्छा ठीक है, तेरा दादा आ रहा है ना अगले रविवार, उसके साथ चली जाना। अब हो गई खुश। राधिका ने सिर हिलाया तो शकुंतला ने उसके बालों में हाथ फेरकर उसे अपने गले से लगा लिया। जब रमेश जागा गया तो शकुंतला के बर्ताव में कुछ बदलाव न पाकर उसे संतोष हुआ। एक के बाद एक दिन गुजर रहे थे। रमेश की नज़र अब भी राधिका के ऊपर थी। अतः उसने शकुंतला से कहा कि राधिका का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वह बालकनी से ताक झाँक करती रहती है। शकुंतला को रमेश की सभी बातें सच लगने लगी थी। वो राधिका पर नज़र रखने लगी। एक बार जब वह बालकनी में खड़ी थी तो शकुंतला वहां आकर उसे निहारने लगी। राधिका ने पूछा, क्या दीदी, आजकल मुझे बहुत घूरने लगी हो? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, पर क्या मैं तेरी तरफ देखूं भी नहीं? शकुंतला बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो दीदी हो मेरी, तुमको पूरा हक है। वह शकुंतला से लिपट कर बोली। दोनों हंसने लगी। रविवार को राजन आया तो राधिका खुश हो गई। वह उसके साथ जाने वाली है,
यह बात रमेश को पता नहीं थी। जब वह बैग उठाकर जाने लगी तो शकुंतला की आंखें भर आई थी। वो मनहूस खबर बिजली की तरह राधिका के घर वालों पर टूटी थी। शकुंतला जिस शहर में रहती थी वहाँ भूकंप से बड़ी हानि हुई थी। उनकी बिल्डिंग उस हादसे में तहस नहस हो गई थी। शकुंतला को गंभीर चोटें आई थी और रमेश को कमर से नीचे के हिस्से में अंदरूनी चोटें आई, जिसके कारण उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। सौभाग्यवश बिटिया सही सलामत थी। शकुंतला के परिवार के लोग उन सबको देखने अस्पताल पहुंचे। राधिका ने शकुंतला के पास जाकर बिटिया को गोद में उठा लिया। डॉक्टर के अनुसार शकुंतला कुछ ही पलों की मेहमान थी। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी शकुंतला की सांस फूलने लगी और वह कुछ कहने की कोशिश करने लगी। राधिका ने उसको बताया कि वह बिटिया का ख्याल रखेगी। तब अचानक उसकी सांस रुक गई। परिवारजन रोने भी लगने लगे। थोड़े दिनों के बाद रमेश अस्पताल से घर आ गया। उसको अभी भी चलने फिरने में परेशानी थी, इसीलिए शकुंतला के माता पिता और राधिका उसके घर पर रहने आए और राजन अपने गांव वापस लौटा गया। राधिका दिन रात रमेश और बिटिया की देखभाल कर रही थी। उसकी माँ खाना बनाती थी और पिताजी बाहर वाले काम देखते थे। राधिका की सेवा शुरू से रमेश की सेहत सुधरने लगी और वह फिर से चलने लगा। बिटिया की निगरानी में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी भाग दौड़ देखकर रमेश को पछतावा होने लगा। राधिका जैसी सुशील लड़की पर उसने कहर ढाने की कोशिश की थी। आज उसी लड़की की मेहनत के कारण ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। राधिका के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम होने लगी और मन ही मन वह भगवान से क्षमा याचना करने लगा। आंखें पोंछकर वह राधिका के पास आया और बोला, राधिका, मैंने इतना जुल्म ढाया तुम पर, लेकिन तुमने सब भुलाकर मेरे लिए इतना कुछ किया जिसका ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। वह भावुक हो गया था। उसके स्वर में पश्चाताप झलक रहा था। इस पर राधिका ने कहा, जीजा जी, छोड़ दीजिए सारी बातें। मैं कोई एहसान नहीं किया। मैं अभी भी आपको बड़ा भाई मानती हूँ। फिर दीदी की याद में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश अपने बेडरूम में जाकर बैठ गया। उसका दिल भर आया था। वह सोचने लगा कि कैसे राधिका के लिए अच्छा सा लड़का देखकर जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर दे, जिससे उसके पापों का परिमार्जन हो, साथ में शकुंतला की आत्मा को भी शांति पहुँचे। राधिका ने अपने आप को संभाला और वह अपने रोज के कार्यों में व्यस्त हो गई। आखिर भूकंप से कभी निसर्ग का चक्कर रुका है, उसे तो निरंतर चलते ही जाना है।